इच्छामि विमासनो देव जायस्य धेनुना सूक्ष्मतासादि इच्छामि विमासनो देव जायस्य धेनुना इच्छा करने से हम बड़ा है इच्छामि विमासनो देव जायस्य धेनुना इच्छा करने से हम बड़ा है इच्छामि विमासनो देव जायस्य धेनुना इच्छा करने से बड़ा है साथ नमो रियंदाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये संबसाहूणम एसो पंचनमुक्कारो सबभावपणासनो मंगलानं च सम्मे सिंबडमो हवै मंगलो नमो दुर्वाररागादिवैरिवार निवारिणे आरते योगिनाथाय महावीराय ताईने जय जगजीव जोणी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपिया महो वैवं जय सुवाणं भवो तितराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो श्रीय कौमा वै पमुनि सेविय गाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करे उजनी पास जगनाओ अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शायद ये कथा आपने सुनी नहीं हो, रिपीट करना चाहता हूँ। जिनका नाम पूरा हिंदुस्तान करीबन करीबन चाहता है, वो कबीर जी अपने बेटे के साथ रास्ते से जा रहे थे और रास्ते में खुला घर, करीबन 70 साल की एक माँ हाथ में गेहूं लेकर के चक्की में डाल करके गेहूं का आटा बनाने के लिए प्रयास कर रही थी। और कबीर ने कमाल को कहा, कमाल एक बात मैं तुझे दिखाना चाहता हूं। माँ का ये चक्की में गेहूं का दाना डालना चालू था और कबीर ने कमाल को इतना कहा, कमाल देख, ये अखंड गेहूं के दाने चक्की में गए, चक्की के पहिए चले और गेहूं का दाना आटा में कन्वर्ट हो गया। कमाल पूछता है कि पिताजी क्या कहना चाहते हो? वो ही कहना चाहता हूं, हम आत्मा जब तक संसार में गेहूं के दाने जैसे है और ये चक्की के दो चक्की वो संसार है, मैं और मेरा ये पहिया है। यदि इनके बीच में कोई भी गया तो पीस पीस करके खलास हो जाएगा। ये चक्की में जाने का जोखम जीवन में कभी करने जैसा नहीं है। और जैसे ही कबीर ने कमाल को कहा, कमाल के चेहरे पे चमक आई और उसने कहा, पिताजी आपने जो देखा, मैं आपको एक अलग बात दिखाना चाहता हूँ। यही चक्की, यही पहिए, यही माँ, और ये कितना भी चलाती है फिर भी। और कबीर पूछता है क्या दिखाना चाहते हैं? और अंगुली करके दिखा दिया, पिताजी ये देखो, करीबन 4-5-10 दाने गेहूं के अखंड थे, किले के पास थे। और ये कबीर ने कमाल को बुझा, कमाल तू क्या कहना चाहता है? पिताजी वही तो कहना चाहता हूं। आप ये कहते हो दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई, चक्की के दो पहिए के बीच में जो भी गया बेचारा खत्म हो गया, कोई बच नहीं पाया। और यही संसार की चक्की के दो पहिए के नीचे मैं और तू गया,
बचने का कोई चांस नहीं, बचना है चक्की के बाहर रहना। और कमल ने कहा पिताजी चक्की के अंदर भी जाने के बाद 100% यदि हम बच सकते। और कबीर ने कमल को कहा कमल कैसे? और कमल ने इतना कहा, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई, खूंट पकड़ के जो रहा पीस सका न कोई। और एक एक ये खूंट के पकड़ के जो रहता है, चाहे वो दो चक्की के पहिए के बीच में जाना है, उनको डिस्टर्ब करने की किसके बाप की ताकत नहीं। क्या है वो खूंट? ये चक्की के दो पहिए के बीच में जाने के बाद भी हम सेफ बन सकते, वो खूंट क्या है? ऐसी कौन सी खूंट है कि कैंसर में भी चेहरे के मुस्कान बना सकती है? करोड़ों रुपए का पेमेंट जाने के बाद भी मन की मुस्कान बनाए रखती है, वो खूंट क्या है? ये पहिए तक का अनुभव हमने कर दिया, मगर आज वो बात मैं आपसे करना चाहता हूं, वो खूंट की जो चक्की के पहिए के बीच में जाने के बाद भी मुझे और आपको सेफ कर देती है। नंबर 1, माइंड वर्सेस कॉन्शियस। 4 बात आज आपसे करना चाहता हूं। हमारा मन क्या है, हमारा कॉन्शियस क्या है। यहां बैठने वाले को इतना ही कहूंगा, आप अपने आप को ऑब्जर्व करते चलो, हमारी लाइफस्टाइल क्या है, माइंड की है कि कॉन्शियस की है। नंबर 1, आक्रमण में रस वो मन है और प्रतिक्रमण में रस वो कॉन्शियस है। आगे चलना चाहता हूं। 1, 2, 3 और 4 एग्रेसिव होने में यदि आपको रस है, आप माइंड के हिसाब से आपका जीवन चलता है, और रिवर्स गियर में आने की आपकी मानसिकता है, आप 100% कॉन्शियस के पक्ष में हो। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपकी लाइफस्टाइल क्या, आपकी सोच की शैली क्या? शैली में बताना चाहता हूं, प्रयास करने के बाद तुम वापिस में आ जाओ, बराबर है, मगर आपकी एवरेज मेंटालिटी क्या? फॉर एग्जाम्पल, आप जा रहे थे, बारिश थी, और आप बारिश में खड्डा था, खड्डे के पानी था, पानी खड्डे में भरा था, आप बाजू से गए और किसी ने गाड़ी चलाई, गाड़ी लेके जा रहा था, उसको मालूम नहीं था, और ओवरटेक करने के से उसने गाड़ी घुमाई, और वहां तुम थे, और वो पहिए गए, गाड़ी के टायर के पहिए गए खड्डे में, पानी आया तुम्हारे पे और तुम्हारे कपड़े भीग गए। उसी टाइम आपकी मानसिकता क्या, स्वस्थ रहने की या एग्रेसिव होने की? गए। सच बोलो क्यों? मैं आपसे सिर्फ इतना नहीं, आज एक एक चीज का हम एनालिसिस करना चाहेंगे। भाई, मान लिया कि गाड़ी के पहिए टायर गए खड्डे में, पानी आया और पानी से तुम्हारे कपड़े बिगड़ गए, अभी गर्म होने की जरूरत क्या है? बस 1, 2, 3 मिनट में आप बता दो भाई, तुम आक्रामक क्यों बन जाते हो? इतना ही जानना चाहता हूं। यहां बैठने वाले को नहीं, गंभीरता से एक लाइफस्टाइल, वी वुड लाइक टू चेंज अवर लाइफस्टाइल। जानना चाहता हूं क्यों? ओके, सच बोलो, कपड़ा बिगड़ा वो भयंकर ज्यादा है कि अपना मन बिगड़े वो भयंकर ज्यादा है? नहीं, पहले यह तय करना पड़ेगा, नहीं कपड़ा बिगड़ा वो तो कभी साफ हो जाएगा, मगर बिगड़े हुए मन को साफ कब करेंगे? मैं आपको पूछना चाहता हूं, कपड़ा बिगड़ा 2 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 1 घंटे का काम है, जाकर के तुम वॉशिंग मशीन में डाल दो, कपड़ा अपने आप से स्वच्छ हो जाएगा। बिगड़ा हुआ मन 24 घंटे आपको डिस्टर्ब करेगा। आप में भी पॉसिबल उनके गाड़ी का नंबर भी ले लो। नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, सच बोलो, ये व्यवस्था तुमने क्यों इतनी बेकार व्यवस्था तुमने क्यों बना दी? जानना चाहता हूं भाई। और एक बात, मान लिया जानबूझ करके जो गया नहीं, वो ओवरटेक करने के लिए गया तुम्हें, और दूसरी बात, मन बगाड़ने के बाद भी आपके कपड़े स्वच्छ हो जाते क्या? हो जाते, तो फिर क्या जरूर क्या है? इतनी बड़ी सभा में कोई मुझे आंसर दे सके तो आई वुड लाइक टू नो। एग्रेसिव माइंड और रिवर्स गियर कॉन्शियस। माइंड को हमेशा एग्रेसिव होने में रस है और कॉन्शियस को हमेशा वापिस आने में रस है। ठीक है, ठीक है, वो नीचे उतर के माफी मांगेगा, आप बोलेंगे जाने दो, हो गया। मेरे भी कपड़े कभी न कभी तो बिगड़ने वाले थे, तुमसे बिगड़े 2 घंटा पहले बिगड़े, बाकी मेरे कपड़े जिंदगी भर तो ऐसे रहने वाले नहीं थे। सच बोलो, आपके पास ये बोलने की ताकत है क्या? क्या है मन? क्या सच बोलो, उसी टाइम को तो आपको बैलेंस रखना है ना। आप ये बोलते हो माना साहब उसी टाइम ही मन एग्रेसिव बनता है। मैं यहाँ बैठने वाले को पूछूं, सच बोलो, एग्जाम देने वाला लड़का बोले कि पेपर आता है उसी टाइम में डिस्टर्ब होता हूं, बाकी तो नॉर्मल हूं, तो क्या होगा? नहीं, क्या होगा?
एग्जाम देने के लिए बेटे उसी टाइम तो चैलेंज है उनके लिए, बाकी चैलेंज क्या है? आपका कपड़ा बिगड़ा वही तो उसी टाइम चैलेंज थी कि बैलेंस ऑफ माइंड रखना। यदि वहां तुम एग्रेसिव बन गए, फिर तुम कितने भी पवित्र स्वस्थ मस्त रहे, उनका तो अर्थ ही क्या था? तुमने तो गमा दिया ना। क्या है क्या है? अरे बिगड़े हुए कपड़े को लेके मजे से जा सकते हो। तुम्हें एक बात बताऊं, आज बात निकली तो बताऊं। राजकोट का एक लड़का मुझे मिलने के लिए आया। महाराज साहब एक कंपनी में मेरा इंटरव्यू था। इंटरव्यू कभी कभी तो वो लड़के ने मुझे भी खुश कर दिया। हाँ देखो, मैं तो तुम्हें खुश करता हूं मगर तुम मुझे कभी खुश नहीं करते। वो लड़के ने मुझे खुश कर दिया। महाराज साहब इंटरव्यू देने के लिए गया ना, और इंटरव्यू देने के लिए गया। महाराज साहब न मालूम कि इंटरव्यू की व्यवस्था की, मगर मुझे कितना भरोसा था आज इंटरव्यू में महाराज साहब 100% पास हो जाऊंगा। महाराज साहब गया और जैसे ही दाखिला, क्वालिफिकेशन तो मेरा अच्छा था, मगर इंटरव्यू लेने वाले ने मेरे क्वालिफिकेशन देखने के पहले कहा ये तुम्हारा बाल बिखरा हुआ है। इंटरव्यू देने के लिए आए कि मजाक करने के लिए आए? और हिम्मत में मालूम है लड़के क्या जवाब था, क्या जवाब। और उसने मुझे खुश कर दिया। महाराज साहब आप इंटरव्यू लेने वाले को पूछ सकते हो ये मैंने जवाब दिया था कि नहीं। और उसने बोला ये तेरे बाल बराबर नहीं है, इंटरव्यू में तू कैसे पास होगा? उसने बोला जिस गुरुदेव के मैं फॉलो करता हूं ना, उनके बाल कभी अच्छे नहीं, उनके मैं शिष्य हूं। और महाराज साहब इंटरव्यू में पास हो गया। महाराज साहब तुम समझते हो, जोखम तुम मत करना। तुम नाटक करते हो पास होने के लिए, कुछ नहीं होगा। एक लड़का इस मर्दानगी के साथ बोल सकता कि जिस गुरुदेव को मैं फॉलो करता हूं वो 6-6 महीने तक कभी बाल साफ नहीं करते, संभालते नहीं है, और उनका मैं बकता हूं मेरे बाल से तुम मेरी इंटरव्यू पास करेंगे या मेरी ताकत से? और इंटरव्यू में पास हो गया। मैं पूछना इतना ही चाहता हूं, हमारी मानसिकता क्या? जीवन में दुख क्यों? रिवर्स गियर वाला कभी दुखी होता नहीं और एग्रेसिव माइंड वाला कभी सुखी होता ही। या बेटे हमारी माता और बहनों बेटियों को इतना ही कहना चाहता हूं, आप आपके जीवन का ऑब्जर्वेशन करो। बहुत दुख के साथ में कहना चाहता हूं, करीबन 41 ईयर्स एगो जामनगर के लिए मैं चातुर्मास जा रहा था। 13 किलोमीटर दूरी पे मैं बैठा था। कल सुबह मेरा विहार था और एक भाई ने आके बताया महाराज साहब कल का विहार आप पेंडिंग रखो। मैं बोला आग्रह नहीं है, मगर पेंटिंग रखने के पीछे कोई राज? महाराज साहब आज का पेपर? मैं बोला मैं पेपर नहीं पढ़ता हूं, क्या हुआ तो बता दे। महाराज साहब करीबन कर्फ्यू लग चुका है, आप जिस गांव में जाने के लिए तैयार हो चुके वहां महाराज साहब एक बहुत बड़ा हादसा बन गया कल। मैंने बोला क्या हुआ? 41 साल पहले की बात, 60 लाख का मालिक, 60 lakhs बिफोर 41 ईयर्स। एक किसान के पास महाराज साहब 400 रुपए का कर्जा उनका लेना बाकी था किसान को। और किसान महाराज साहब उनकी दुकान में मिलने के लिए सेठ बैठे थे गद्दी पे, और सेठ ने बोला मेरा 400 रुपया कब देता है? सेठ 3 साल का दुख सूखा है, और वो सही था। 1, 2 और तीसरे साल का सूखा गुजरात में तुम सोच रहे हो करीबन 41 साल पहले की बात। हाथ जोड़ करके सेठ को कहा सेठ आपका 400 रुपया दूध से धोखे में आपको दे सकता हूं, मगर इस टाइम पेपर वाले बोलते बारिश आएगी, थोड़ा भी फसल पैदा होने दो, सेठ ब्याज के साथ आपके रुपए में चुका दूंगा। नालायक, समझता क्या है? सेठ माफ करो, 2 महीने का ही प्रश्न में 400 रुपया निश्चित तौर से दे दूंगा। और वो सेठ दिमाग कंट्रोल से बाहर गया। 5 मिनट वो हाथ जोड़ के खड़े रहे ना, आंख में से आंसू निकाले। और एक बात बताऊं, अपना जो कमीज था वो कमीज ऐसा किया, सेठ ये पेट तो देखो, 4 दिन से नहीं 4 महीने से मेरे बेटे ने घर में दूध नहीं पिया। सेठ 400 रुपया का प्रश्न है, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, थोड़ा रुक जाओ। नहीं। और आगे मैं बताना चाहता हूं, सेठ की जबान फिसली, तेरे बाप ने और तेरी माँ ने, और गर्म हो गया किसान। सेठ खामोश, आवाज नहीं चाहिए,
तू कौन है बोलने वाला मुझे? नीचे उतर गया। रास्ते पे चलते चलते उनके आंखों के सामने फ्यूचर आ गया। न मालूम बारिश गिरेगी कि नहीं। और ये सेठ के 400 रुपए के हिसाब से मेरी पवित्र मां पर सेठ ने गंदी गाली दी। घर पे जाऊंगा, बेटा बोलेगा पिताजी कुछ लाए, पत्नी बोलेगी कुछ लाए, है तो नहीं। जीने का अर्थ क्या है? जीवन समाप्त कर दूं, मगर समाप्त करने के पहले कुछ ऐसा करके जाऊं ये सेठ को मैं दिखा दूं। 15 मिनट में वापिस आया। 13 किलोमीटर की दूरी पे था मैं। अरे वापिस आया, सीढ़ी चढ़ के सेठ के सामने बैठा। 12:30 बजे का करीबन दोपहर का समय, भोजन करके सेठ बैठे थे। आया ना वापिस? सेठ, फिर से आपको एक बार विनंती कर सकता हूं, 400 रुपए के लिए आप माफ कर दो। और वो ही जवाब। और उसने एक छोटा सा डिब्बा था जिसमें वो राखेल लेके आया था, कास्तिल। सेठ कुछ समझे इनके पहले ने खुद के शरीर पे डाल दिया और माचिस से तीली निकाल के आग लगा दी। क्या करता है यहां जलाता है तेरे को? सेठ, मैं खुद को नहीं जलाता हूं, आपको साथ में ले जा रहा हूं। और अपनी गद्दी पे बैठे हुए सेठ, आग लग चुकी, सीधा दौड़ा सेठ को, सेठ का चिपक के गिर गया। गद्दी में रोई, सेठ अकेले, बचाओ 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 बचाओ। और उसने बोला और तेरे 400 रुपया माफ करता हूं। सेठ, मैं जाऊंगा और आपको लेके जाऊंगा, कोई चार्ज नहीं, कोई बाप आपको बचाने वाले के मिलेगा नहीं। और सेठ का एक लौता लड़का नीचे से ऊपर आ गया। अपनी ही दुकान में, अपने ही गद्दी पे खुद के पिताजी को चलते हुए देखा और उसने हाथ जोड़ा। वो किसान को छोड़, मेरे पिताजी को छोड़, भाई खड़े रह जाना, आ गया तेरे बाप के साथ में तुझे लेके जाऊंगा। लड़का बेबस होकर के वहां खड़े रह गया। और खुद की दुकान में किसान और वो पिताजी दोनों चल के साफ हो गए, दुकान खलास। और महाराज साहब ये हालत, 60 लाख का मालिक 400 का कर्जा छोड़ नहीं पाया, एग्रेसिव बन गया। और यह नतीजा गया महाराज साहब, पूरे के पूरे एरिया में कर्फ्यू लग गए और किसान मर गया। वो मर गया, ना बेटा बचा सका, ना दुकान बचा सकी, ना 60 लाख बचा सका। मैं पूछना चाहता हूं, पैसे के लिए ये पाप? खामी में सबजिवे, मिट्टी में सबबुयेसु, शिवमस्तु सर्व जगत, ये 3 कोटेशन आपने कभी इंप्लीमेंट किया? सारे जगत के जीवों का कल्याण नंबर 1, सारे जगत के जीवों के साथ मेरी मैत्री बनी रहे नंबर 2, और सारे जगत के जीवों के साथ प्रभु में क्षमापना कर लेता हूं नंबर 3। आपको मैं पूछना चाहता हूं, यहां बैठी हुई बहनों और माता को पूछना चाहता हूं, आपकी मेंटालिटी क्या? एग्रेसिव की रिवर्स में आनी। सास ने कुछ बोल दिया, रिवर्स में आ जाओ। बहू का दिल टूट गया और बहू ने बोला कि मैं तो मम्मी बस यही बातें ना अपने घर में, मैं चाहती हूं मायके। बहू के पग में पैर में चुक करके माफी मांग लो। मैं सास को कहना चाहता हूं, बोलो बहन गलती हो गई, ये गलत शब्द निकले, अभी से नहीं निकलेंगे। और मैं बहू को भी बोलता हूं, ये सास के सामने तुमने भी गलत व्यवहार किया, एक बार क्षमा करके रिवर्स में आ जाओ, घर बच जाएगा। यहां बैठने वाले को बस 4 बात में आगे चलना चाहता हूं। नंबर 1, आपका एग्रेसिव माइंड के रिवर्स गियर माइंड। बताओ, जानना चाहता हूं। और आपको सच बोलो, मुझे बताओ, एग्रेसिव माइंड आपका है, यदि ये मेंटालिटी आपकी थॉट विचार शैली है, आपने एग्रेसिव माइंड बनकर के आज तक आपने क्या पाया वो मुझे बताओ। प्रतिक्रमण करने वाले को शायद टेंशन नहीं होगा, जल्दी वो बोलता है ठीक है माफ कर दो, वापिस आना चाहता हूं। तीन शब्द का प्रयोग हो सके तो करो ज्यादा। नंबर 1,
मेरी गलती हो गई। सच बोलो, ये शब्द प्रयोग करने के लिए आप मानसिक स्तर से तैयार, जबानी खोलनी है। आपको कोई कुछ भी बोले, उनको बोलो दोस्त मेरी गलती होगी, नंबर 1। नंबर 2, मुझे मालूम नहीं है, आई डोंट नो। और नंबर 3, मुझे माफ करो। यह बैठने वाले सभी को मैं पूछना, सच बोलो, 3 शब्द आपकी जबान पे बार बार आते। नंबर 1, मेरी गलती हो गई, नंबर 1। नंबर 2, मुझे मालूम नहीं है, या तो मालूम नहीं था। नंबर 3, मुझे माफ करो। यहां बैठने वाली इतनी बड़ी सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, आपके पास ये 3 शब्द स्टॉक में है क्या? कोटेशन। चाहे दुनिया भर की गलती, दुनिया भर की कोई गंदी चीज हुई हो, और 3 शब्द में ताका देगी, हर चीज को वो शांत कर देगी। मेरी गलती हो गई, बस बात खत्म, मुझे मालूम नहीं था, और जो हो गया मुझे माफ कर दो। साथ बोलो, ये बोलने की ताकत आपके पास है, बनी है? मैं पूछना चाहता हूं, बनी है? यहां बैठने वाले सबको पूछना चाहता हूं, ये ताकत को आप पाना चाहते हो? मेरा प्रवचन इनके लिए नहीं कि आपका पेमेंट डूबा आ जाए। मैं रिपीट करना चाहता हूं, ये ताकत आपके पास आ जाए। गुरुदेव, सामने वाले ने कितना भी अपराध किया है, गुरुदेव माफ करने की ताकत वो आई है, वो प्रवचन की ताकत है। गुरुदेव, मैं निश्चित तौर से रिवर्स में आने की मानसिकता बना देता हूं। आप क्या चाहते हो और आप क्या मानते हो? 2 प्रश्न का जवाब, आप क्या चाहते हो और आप क्या मानते हो। रिवर्स में आना वो कमजोरी है कि ताकत है? नहीं, पहली बात, आप आओ नहीं आओ फिर बताऊंगा, पहले ये बताओ कि आप इनको ताकत मानते हो कि कमजोरी मानते हो। एक बार मैं फिर से आगे चलो, इनके पहले 3 शब्द लेसन करा दूं आपको। नंबर 1, आप सबको जोर से बोलना है, मुझे यहां तक कान पे आ जाए। नंबर 1, मेरी गलती होगी। आपके सामने प्रवचन करने में मैंने कभी नहीं कहा मेरी गलती होगी। नंबर 1, मेरी। नंबर 2 और नंबर 3, दिस इज अ गोल्डन सेंटेंसेस इन लाइफ। क्या है? हाँ, भले भले जानबूझ के करो, मगर ये बोलते चलो मेरी गलती होगी, मेरी गलती हो गई। अरे कितनी बार पत्नी को नहीं बोलते गलती हो गई शादी की, फिर भी लगते हैं पत्नी के साथ चलता है ना आपका। कहां दिक्कत कहां है यार? एक आदमी ज्योतिष के पास कुंडली लेके गया। ज्योतिष ने बोला कि जैसे देखा ना, और ज्योतिष ने बोला कि तुम्हारी कुंडली कुछ बोलना है। उसने बोला कुंडली में क्या देखा? तो कि देखा वो फिर बताता हूं, पहले तेरे मन में कोई शंका है। तो उसने बोला शंका एक है, सुख कब मिलेगा? कभी नहीं। ज्योतिष ऐसा स्पष्ट बोलने वाला बहुत कम मिलते हैं, मगर वो ज्योतिष ने बोला कभी नहीं, कभी। देखो ना, खुद तो इधर उधर शनि उचका, मंगल नीच का, बुध की दृष्टि शनि पे, और उसने बोला मैं सबको देख लिया, हर ग्रह को बराबर बिल्कुल प्रेम से देख लिया, कोने कोने से देख लिया, मगर जिंदगी में कभी सुख नहीं मिले, जिंदगी में सुख लिखा ही नहीं है। और उसने बोला सर क्या बात करते हो? तो आपने कैसे बोला कि जिंदगी में कभी सुख नहीं मिलेगा? तो शादी का योग नहीं है तेरे जीवन में। नहीं समझे? आज जिंदगी में कभी शादी तू करने वाला नहीं है, इसलिए तो जिंदगी में सुख रहेगा, और जिस दिन किया ये तेरा ग्रह खोटा पड़ जाएगा। आगे चलूं, यू आर रेडी? आज से बाहर निकलने के बाद ये 3 शब्द आपके जीवन की शैली बन जाएगी। मजाक से मत बोलना, हमारा सर लिटरली। और मैं बताऊं, विले पार्ला में था ना, विले पार्ला में बरसों पहले एक बाप पूजा के कपड़े में अपने बेटे को लेके आया, और बिल्कुल छोटा बेटा आया ना, वंदन किया, और पिताजी ने बोला माना साहब मेरा छोटा बेटा मेरे साथ प्रभु की पूजा करता है। मैंने ठीक है, वंदन किया, और वंदन करने के बाद इसके हाथ पे कड़ी थी। ये बात मैं करता हूं 45 साल पहले की। और जस्ट मैंने बेटे को इतना ही बोला, बेटा दोस्त तेरे हाथ पे जो घड़ी है ना, वो घड़ी झूठी है। तुम्हारा बेटा जानता है कि मालूम नहीं, वो 5 साल का बेटा प्रशांत भाई मुझे क्या कहा महाराज साहब एक बात बताऊं, आपने गुरुदेव के समक्ष महाव्रत लिया है झूठ नहीं बोलने का, आपको प्रायश्चित आएगा। 5 साल का लड़का मुझे बोलता है प्रायश्चित, आपने महाव्रत लिया है, मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा। आप झूठ बोलते हो, अभी तक मैं समझा नहीं। मैं बोला झूठ बोलाऊं?
यह घड़ी प्लास्टिक की है, तेरे पिताजी ने तेरे साथ छल किया है, प्लास्टिक की घड़ी है और 100% झूठी है, आपको प्रायश्चित आएगा। मैंने बोला कैसे प्रायश्चित आएगा? उसने बोला महाराज साहब, मान लिया कि घड़ी झूठी है मगर 24 घंटे में 2 टाइम सही समय दिखाती, आप झूठ बोले, प्रायश्चित ले रहा। और आपको मालूम है मैंने लिया प्रायश्चित, लिया वो तो ठीक, मगर दूसरे दिन वंदन करने के लिए पहला पूछा प्रायश्चित लिया। एक 5 साल का बेटा भी मुझे बोलता है आई एम रेडी टू कम इन रिवर्स गियर। आपसे पूछना चाहता हूं, जीवन को बनाना है, बचाना है और बढ़ाना है, 3 बार। जीवन को बचाना है, बनाना है और बढ़ाना है, तो ये प्रयोग करते रहना, नो एग्रेसिव माइंड बट वी आर रेडी टू कम इन रिवर्स गियर। एक बात करके आगे चलना चाहता, थोड़े दिन के पहले आप यदि उसी स्थान पे हो तो क्या करो वो मैं नहीं पूछना चाहता हूं, जो हुआ मैं बताना चाहता हूं। एक लड़के की मम्मी मुझे मिलने के लिए आई, प्रसंग महाराष्ट्र का, और उसने बता दिया महाराज साहब मेरे बेटे ने आपके परिचय में रहकर के महाराज साहब जो कमाल किया ना, कमाल। महाराज साहब मैं सचमुच इनकी मां होने का मैं प्राउड रखती हूँ महाराज साहब। और बोलते बोलते बहन की आंख में आंसू थे। क्या हुआ महाराज साहब, मेरा बेटा जिस अपार्टमेंट में रहता है वहां 1,70,00,000 का पेमेंट, वो अपार्टमेंट में टॉप फ्लोर पे रहने वाले ने महाराज साहब पेमेंट डुबाया था। कितना? 1,70,00,000 रुपीस। और महाराज साहब शाम के समय में उनके घर पे जाकर के मेरे बेटे ने बड़े प्रेम से महाराज साहब बात की, और महाराज साहब इतना उसने एग्रेसिव होकर के मेरे बेटे का अपमान किया। खामोश रहा मेरा बेटा। 1,70,00,000 एक बात समझ ले, शायद मैं दूंगा ही नहीं। आज से इस घर के कभी चढ़ना मत, हड्डी तोड़ डालूंगा तेरी। बेटे ने बोला ठीक है महाराज साहब। और एक वो बात बताना चाहता हूं, वो लड़का बरसों पहले मेरे साथ बिहार में रहा था, एक संस्कार। और महाराज साहब ऐसा हो गया, शाम के समय में बात हुई और वो लड़का निकल गया बाहर, पत्नी को बोल के निकला जा रहा हूं बाहर, एक बाहर के साथ मेरी मीटिंग है, रात वहीं रुकूंगा, सुबह आ जाऊंगा। और महाराज साहब रात को 10 बजे उनके फ्लैट में आग लग गई। महाराज साहब नीचे सोया हुआ था और आवाज आई बचाओ बचाओ। वो तो था ही, उनके 2 बेटे थे और इनकी पत्नी थी। महाराज साहब शाम का महाराज साहब ये अनुभव उसने बोला था, तेरी हड्डी तोड़ डालूंगा इस घर में कभी प्रवेश किया तो। और उनके घर में आग लगी थी, 2 बेटे और इनकी पत्नी। और महाराज साहब अंदर जाने का कोई चांस नहीं था क्योंकि आग आगे लगी थी, दरवाजा बंद था, बेडरूम में सब सोए थे और कोई चांस नहीं दिखा कि उनको मैं बचा लूं। मेरा बेटा महाराज साहब बाहर दौड़ा और एक ही फ्लैट महाराज साहब इनका ही टॉप फ्लैट। 10 मिनट में महाराज साहब खेल खत्म होने वाला। बेटे ने हर जगह देखा, जाओ तो कहां से जाओ, जल्दी से ऊपर गया, दरवाजा खटका, मगर महाराज साहब धुआं इतना जबरदस्त था कोई बचाने वाला नहीं था। फिर मेरे बेटे ने वेंटिलेशन महाराज साहब खुद के घर का तोड़ डाला और पीछे देखा पाइप था। महाराज साहब रात को 11 बजे मेरा बेटा पाइप से ऊपर गया, अपने खुद के जान को खतरे में डाल करके महाराज साहब ऊपर गया और सीधा ऊपर गया। उनके बेटे रो रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ, इनकी पत्नी रो रही थी। महाराज साहब मेरे बेटे ने दोनों बेटे को उठाया, जल्दी हो घर का दरवाजा तोड़ा और बेटे को लेके नीचे आ गया और पत्नी को भी 2 इंच में ऊपर जाकर के महाराज साहब इनकी पत्नी को बचा लिया। महाराज साहब सुबह 11 बजे इनकी पत्नी, उनके दोनों बेटे उनके घर में थे और इनके पति को पता चला महाराज साहब मेरे बेटे, दोनों बेटे, प्यारे प्यारे बेटे और मेरी पत्नी, यदि ये नहीं होता तो ये निश्चित तौर से बचा नहीं पाता। तार था रो करके उनके पैर में गिर के माफी मांगी, भाई हमने भगवान तो नहीं देखा मगर तेरे में भगवान का स्वरूप देख लिया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, इसी पोजीशन में तुम हो तो क्या करो? मैं ये नहीं कहता तुम चलने दो, इतने तुम खलास नहीं हो, मगर मैं पूछना चाहता हूं खुद के जान को खतरे में डाल करके बाहर की पाइपलाइन से ऊपर जाना
और उनके बेटे को बचा लेना वो बहुत बड़ी ताकत चाहिए। इसी ताकत, मानसिक ताकत तो चाहिए, शारीरिक ताकत तो समझा, मगर मन भी तो कहना चाहिए कि कल शाम को तू बुला था ना, हड्डी तोड़ डाले, जा देख ले, अभी कुछ नहीं। एक बार खुद को पूछ लेना, वेयर वी आर। एक बात बताऊं, मेरा प्रवचन दर्पण की तरह सुनना। जो भी एग्जाम्पल, जो भी कोटेशन आपको देता हूं वो दर्पण है। आप खुद को देख लेना कि इसमें मैं कहां हूं। आपको लगे 400 रुपए के लिए किसी की मां पर गाली देने वाला मैं हूं, यार इनके बेटे को बचाने के लिए जान को खतरे में डालने वाला मैं हूं। ये दोनों एग्जाम्पल आप टैली करके खुद को देख लेना आप कहां हो। और आपको लगे कि माना साहब कोई परसेंटेज हमारा नहीं आता तो भगवान के पास जाकर के ताड़ता रोना, भगवान इतना बदमाश, अच्छे कपड़े में एक नंबर की बदमाशी लेकर के बैठा हूं, 400, 500, 4000, 5000, 4 लाख, 40 लाख के लिए माना साहब किसी को मैं इतनी मां बहन तक चाहता हूं। और माना साहब और फिर मैंने भगवान तेरे सामने आकर के क्या कहा, बस इतना सुनना। नंबर 1, मन चाहता है आक्रामक बनो, अंतःकरण बोलता है प्रतिक्रमण करते चलो। या बैठने वाले को पूछना जानू एवरेज मेंटालिटी क्या, जल्दी, कोई आरोपी के कटघरे में नहीं, मगर आपको यहां बैठी हुई बहनों को और माताओं को पूछना चाहता हूं आपकी एवरेज मेंटालिटी क्या है। एवरेज, कभी कभी आवेश में तो मैं भी आ जाता हूं, मैं भगवान नहीं बना, मेरा भी कभी टेम्परेचर बिगड़ सकता है, क्योंकि मैंने दावा कभी नहीं किया मैं भगवान बन रहा, मैं साधु हूं। और मैं भी तो प्रयास करता हूं कि एग्रेसिव माइंड मेरा ना बने, मगर कभी ना कभी एवरेज में गर्म नहीं होता हूं। एवरेज तो माफ कर सकता हूं, ओके, और हल्केपन से जाने दो यार। यहां बैठने वाली माताओं बहनों सबको आपको अपना सच बोलो, एवरेज मानसिकता आपकी क्या है? एवरेज मानसिक नहीं, एवरेज मानसिकता क्या? हाँ, बचना। ज्यादा कमेंट करना नहीं चाहता हूं, आप इनको मजाक मानते हो तो मैं सच कहूं आपकी जिंदगी खत्म हो गई है। पूरी जिंदगी भर तक तुमने यही मानसिकता बनाई, मैं जो भी बोलता हूं, जो भी चाहता हूं होना चाहिए, आप गए कम से, आप एक नंबर के शैतान बन के ही रहेंगे। बनने का मौका मिलना चाहिए, आप भी इसी सेट में जाएंगे कि जिसने किसको मां बहन के गाली दे करके मरने के लिए मजबूर कर दिया था। नंबर 2, एक मन कहता है आक्रामक बनो, कॉन्शियस कहता है प्रतिक्रमण करो। एक मन कहता है विशिष्ट बनो और कॉन्शियस कहता है विशुद्ध बनो। एक मन ये कहता है विशिष्ट बनो। या बैठने वाले को मैं सच बोलो, विशिष्ट का अर्थ तुम समझ गए क्या जयेंद्र भाई? क्या? सबसे अलग खुद की पहचान बनाओ। पूरी जिंदगी भर तक बस एक ही चीज के लिए भागो, विशिष्ट बनो, विशिष्ट बनो, विशिष्ट बनो और विशिष्ट बनो, इनके लिए भागते चलो। गाड़ी नहीं चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए किसी के पास ना हो। मोबाइल नहीं चाहिए, मोबाइल ऐसा चाहिए किसी के पास ना हो। बिजनेस नहीं चाहिए, ऐसा बिजनेस बड़ौदा में मेरा नंबर 1 पे हो। मैं आपको पूछना सच बोलो, आपकी मानसिकता क्या, विशिष्ट बनने की कि विशुद्ध बनने की? कॉन्शियस कहता है विशुद्ध बनो, जाने दो विशिष्ट में कुछ मजा नहीं है। आपकी मानसिकता क्या है? भगवान यदि आप पर जमकर आशीर्वाद देते तो व्हाट यू विश, भगवान मुझे सारी दुनिया में नंबर 1 पे रख दे, वो चाहेंगे कि आप बोलेंगे कि भगवान मेरे कॉन्शियस को निर्मल करते चलो, पवित्र करते चलो, ये जाने दो, ये कोई तूफान में रस नहीं है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं आपकी एवरेज मानसिकता क्या? गाड़ी चाहिए, विरोध नहीं, सबसे टॉप वो विरोध है। नहीं, आप बोलो। एक बात बताओ, तीन डिफिकल्टी बताऊं, आप कहां टूटते हो, कहां मैं बताना चाहता हूं। नंबर 1, गाड़ी चाहिए। नंबर 1 गाड़ी आ गई ना, फिर नंबर 2 पे आएगा नई गाड़ी चाहिए।
आपको गाड़ी चाहिए और किसी ने आपके पास व्यवस्था करके सेकंड हैंड गाड़ी दे दी, तो आपके मन में गाड़ी चाहिए, पहला नंबर में क्या था? पहले क्या था? आप ये लेकर के बैठे थे कि यार अभी बाइक में घूम घूम के थक गया, रिक्शा में टैक्सी में जाके घूम गया, एक गाड़ी चाहिए, ओके। और आपने ये गाड़ी चाहिए, एक बीज बोया विचार का, और मे भी पॉसिबल कोई पैसा की व्यवस्था होगी, आपको गाड़ी मिली मगर सेकंड हैंड मिली, आपकी मजा खत्म। चलो नंबर 2, गाड़ी चाहिए, नंबर 2 नहीं, अभी नई गाड़ी आई तो भी चेहरा उतरा हुआ, तो फिर किसने पूछा अभी गाड़ी चाहिए, वो था, नई गाड़ी चाहिए वो भी हुआ, अभी मजे में क्यों नहीं है? तो तुमने बोला किसी के पास ना हो ऐसी गाड़ी चाहिए। सच बोलो, पॉसिबल है? गाड़ी चाहिए नंबर 1, नई गाड़ी चाहिए नंबर 2, और किसी के पास ना हो ऐसी गाड़ी चाहिए, ये कहां जाएगा? एंडलेस। आपकी क्या इच्छा क्या है? क्यों? मैं जानना चाहता हूं, विशिष्ट बनने की इच्छा, मगर क्यों? क्या है? क्या क्या कौन कौन पहचानता है तुझे? और ये बोलता कि महाराज साहब विशिष्ट बनेंगे, लोग पहचानेंगे। मैं बताऊं, यहां बैठने वाला, बड़ौदा में बैठने वाले कितने साल से रहते हो? बोलो यार, एवरेज दिमाग में कितने साल से? 50 साल हुआ ना। और 50 साल में तुमने तूफान करके तुम्हारी वो गुडविल नहीं बनी जो गुडविल 50 दिन में मेरी बन गई। साहब बोलो दी बाबा, बड़ौदा में आपको पहचानने वाले ज्यादा कि मुझे पहचानने वाले ज्यादा? आपको। और आप किसी के घर में जाने के तैयार हो गए, मिलेगा लाइसेंस? मुझे मिलेगा और आपको मिलेगा तो मेरे हिसाब से मिलेगा, आने दो, जोखम नहीं है यार। सच बोलो, तुमने विशिष्ट बन के क्या पाया? क्या पाया? और एक बात आपको थोड़ी बुरी लगे तो मगर मैं बोलना चाहता हूं, बुरी नहीं लगेगी, मगर मैं इतना कहूं, कोई भी कुत्ता विशिष्ट अपनी गली में होता है, शहर हर जगह विशिष्ट होता है। नहीं समझे तुम? ताली मत बजाओ यार, तुम पे आया है। कोई भी कुत्ता विशिष्ट होता है खुद की गली में ना। आप यदि बड़ौदा में विशिष्ट हो मगर बम्बे में जाओ तो आपको लगे मैं झोपड़पट्टी में हूं क्या? माने क्या हुआ? आप विशिष्ट थे मगर एक गली में, बड़ौदा के एरिया में, मगर जाओ तुम बम्बई जाओ और जाओ मद्रास, आपको लगेगा मेरे पास कुछ नहीं। और हमारी ताकत, चाहे मैं दिल्ली जाऊं, चाहे नागपुर जाओ, हमारी ताकत सिंह की है और तुम्हारी ताकत कुत्ते की है तुम्हारी ताकत। चाहे मैं नागपुर गया, रायपुर गया, औरंगाबाद गया, अरे रास्ते में भी गया, हर जगह गया, मैं टॉप पे रहा, क्योंकि विशिष्ट बनने का मेरा कोई आग्रह नहीं था। क्या है? विशिष्ट नहीं हो तो क्या जरूर क्या है? और मैं एक नाम सच बोलो, एक छोटा सा था, मुझे आपसे बहुत आनंद आता है प्रवचन में, मगर एक बात बताओ, 50 लाख रुपया लेकर के बैंक से बाहर निकले, बराबर है? आपका ये चोरी का तो नहीं, अपनी लॉकर में से निकाला आपका। सच बोलो, हाथ में खुला रख करके सारा बड़ौदा देखते चले, ऐसे निकलेंगे? पंकज क्या दिक्कत है? तू बोलता है ना किसी को पता कैसे चले? नहीं अभी बोलो क्या है? नहीं, वो ठीक है आपकी दृष्टि है, बाकी हम गली गली में जाते हैं ना, हर साधु को लोग बुलाते हैं, आओ माना साहब आओ। और आपने बताया तो मैं बताऊं, भावनगर में कितने साल के पहले भुवन भानु सिंह के साथ में बिहार में था, और एक गांव में गया जहां कोई जैन का घर नहीं था, शाम को ठहरना था, और हम गुरुदेव के साथ मैंने प्रवेश किया, और एक भाई ने बताया कि गुरुदेव आपको इस कमरे में ठहरना है। गुरुदेव के पास में बैठता था, और वो कमरा दिया ना, और जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, इनके पहले वो लड़के ने पिताजी को कहा, पिताजी ये कमरा नहीं देंगे तो चलेगा क्या, दूसरा कमरा? पिताजी ने बोला जरूरी, अपना घर इतना बड़ा है, यही कमरे में महाराज साहब ठहरेंगे तो दिक्कत क्या है? और वो बोला कि पिताजी दिक्कत तो नहीं। मैं गुरुदेव तो आगे निकल गए, बात पर विराजमान हो गए, मैं देखता रहता था, सुनता था कि ये किस लिए ना बोल रहा है। और उसने अपने बेटे को कहा, पिताजी ये बात मैं कितने सालों के पहले गुरुदेव की जीवन अवस्था में करना चाहता हूँ। और वो लड़के ने इतना बोला, पिताजी दूसरा तो कुछ नहीं, मगर गलती से बोलो, गलती से मैं चूक गया, जो सामने कमाटे ना
वो कबाट में करीबन 14 लाख रुपए के मेरी पत्नी और मम्मी के गहने पड़े, कबाट खुला पड़ा है। मैं चाहता हूं कि इस महाराज साहब को दूसरे कमरे में ठहरा दे, या तो 2 मिनट के लिए आप महाराज साहब को बाहर बुलाओ और मैं कबाट को लॉक कर सकता हूं। और दीक्षा के 7वें साल की बात मैं कर रहा हूं। वो बाप अपने बेटे को कहा, बेटा एक बार देख ले, मेरा खुद का भाई बारगाम रहता है, वो यदि इस कमरे में आवे तो कबाट की चाबी लगाना, मगर ये जैन साधु की गुड़बिल ये है 1400 करोड़ का मार रख, कोई चाबी लगाने की जरूरत नहीं। यह ताकत लेके बैठे हैं। काम है विशिष्ट था वो टाइम। 41 साल पहले 14 लाख के गहने, कोई जरूर नहीं है जैन साधु ये कपड़े लेकर के बैठे। और एक बात मैं गंभीरता से कहूं, आपको महंगाई इसलिए डिस्टर्ब कर रही है, आप विशिष्ट बनने के चक्कर में। मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आता कि फियाट में और ओडी में फर्क क्या है। नहीं मानो, ओडी में बोनेट पे बैठते हो, नहीं कोई लॉजिक तो दिखाओ यार। क्या उसमें क्या कंफर्ट को लेके क्या करना है, और कंफर्ट के लिए इतना ज्यादा खर्च करते हो, क्या हुआ? हाँ, लोन વધારે મળે, ઉધારી મળે એટલે કોકના બાપને ઉઠાડવો હોય તો એટલે બોલો ने। और पहली बार पता चला ऐसे लोगों के बीच में मैं प्रवचन कर रहा हूं। एक बात बताऊं, मेरी इज्जत तो बचाओ यार, तुम्हारी नहीं है तो कुछ नहीं। बाहर जाके लोग बोलेंगे गुरुदेव ने बड़ौदा में किया क्या इतने। मैं इससे परिवार का आपको नाम दे सकता हूं। हमारे एक साधु मरीन ड्राइव में गोचरी बेरने के लिए गया था। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, ही वॉज द अबाउट, वो जो जिसके घर में दाखिल हुए वो करीबन 1000 करोड़ का मालिक होगा, करीबन। मैं इसलिए बात बताना चाहता हूं, बैकग्राउंड, पैसे की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप बोलो कि गुरुदेव को पैसे की बड़ी, नहीं। ही वॉज अबाउट 82। धर्मलाभ की बूम लगाई, परिवार में बहुत से सब कुछ। महाराज साहब आइए, गोचरी बराने के बाद दीपक भाई वो साधु ने, मेरे साधु देवर्दी सुंदरी, उसने मुझे कहा गुरुदेव कमाल 1000 करोड़ का मालिक, 85 साल की उम्र वाले। और मेरे साधु पहली बार गए तो उसने पूछा या मरीन ड्राइव में दूसरे कौन से अपार्टमेंट में चैन के घर है, मैं जाना चाहता हूँ। और आपने बोला कि गुरुदेव मैं खुद आता हूँ, ना वॉचमैन आएगा, ना लिपमैन आएगा, ना मेरा बेटा आएगा। गुरुदेव भगवान के शासन के साधु को जैनों का घर दिखाना सद्भाग्य मुझे मिले, मैं मानता हूं मेरा जीवन सफल हो जाएगा। यह तो मेरे पास आज आप दिखा सकते हो। आप बोलेंगे आपके वॉचमैन को, लिपमैन को कि महाराज साहब को घर दिखाओ, वो खुद निकला चलाने के लिए। और इनकी बात मैं कर रहा हूं, इनके घर में डाइनिंग टेबल नहीं रखा है उसने। हर साल करीबन 50 करोड़ का डोनेशन देने वाला ये भाई, डाइनिंग टेबल नहीं उनके घर में। और मैंने जब पूछा था कि डाइनिंग टेबल नहीं, महाराज साहब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूर नहीं, मजे से महाराज साहब बस बैठ करके भोजन करते सब पूरा परिवार, डाइनिंग टेबल की महाराज साहब कोई जरूर नहीं। और इसमें रुपया डालने की वजह अच्छा काम है महाराज साहब, चैरिटी में रुपया डालेंगे, इसमें रुपये डालने का क्या प्रश्न है ये विशिष्ट बनने का कोई भाव नहीं। नो डाउट महंगाई बढ़ी होगी, मगर वो कृत्रिम महंगाई तुमने बढ़ाई है। यही गाड़ी, यही कपड़ा, यही बंगला, यही मोबाइल, यही फर्नीचर, क्यों? यही ब्रांड घड़ी चाहिए, क्या जरूरी है? समय देखना है, समय दिखा दिए, घड़ी कोई भी चलेगा। और आपने देखा होगा यहां प्रवेश का जुलूस था ना, मैंने कोई नए कपड़े नहीं पहने थे। नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं क्या जिन शासन की ताकत, ये साधु का जो ड्रेस वही ड्रेस मेरा।
इतनी सिंपलिसिटी लेकर के बैठते, वही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आप ये विशिष्ट बनने का बंद करके विशुद्ध बनने का प्रयास करो गुरुदेव। आज से वो एंगल गया, अभी से विशुद्ध बनने का प्रयास। बहुत रुपया महाराज साहब विशिष्ट बनने के प्रयास चक्कर में मैंने गवाया, बहुत समय महाराज साहब गया, बहुत समय गया, बहुत पैसे गए, बहुत कुछ गया। अभी महाराज साहब विशुद्ध बनने का प्रयास, अब से महाराज साहब गाड़ी रिवर्स में। दीपक भाई क्या लगता है? एनी डाउट फ्रॉम यू? आप मुझे हाँ मत बोलो। आपको लगता है कि महाराज साहब आपको कहीं रुकाना है, हम तो रोको। मैं जो बोलता हूं उसमें एग्रीड होना कोई जरूर नहीं, आप लॉजिक बोल सकते हो, कोई विरोध नहीं। पैसा हो, मैं कहां पैसे का विरोध किया, कहां मिला? आप अरे कहां तुमने देखा? सच बोलो, ये प्रवचन में कभी मैंने बोला कि गरीब पीछे रहेगा अमीर आगे आएगा? बोला कभी? कभी बोला? 5 करोड़ का मंदिर बना, उसमें कभी किसी ने ट्रस्टी ने कानून बनाया कि करोड़पति पहले दर्शन करेंगे, गरीब बाद में करेंगे? आंबेल खाता में कभी हुआ कि गरीब का नंबर बाद में, अमीर का नंबर 1? बोला? इस प्रवचन में कभी 10 रुपये की प्रभावना होती है, अमीर को पहले मिलेगी, गरीब को बाद में मिलेगी? बोला? मैं आपको इतना चाहता हूं, यह धर्म की ताकत, यहाँ गरीब अमीर का भेद ना उपासना में, ना देरासर में, ना आंबेल खाते में, ना पाठशाला में, वो तुम्हारे वहां भेद है। हम तो एकदम पवित्र है। किसने बोला कि विशिष्ट का बहुमान होता है? यहां कभी नहीं होता है। और एक बात और भी, आपके मन में खोपड़ी में कोई बैठी हो तो मैं निकाल दूं। हाँ, तुम्हारी खोपड़ी में बहुत कुछ इतना उल्टा सुल्टा बैठ गया है ना। सच बोलो, यहां 15 लाख का किसी ने चातुर्मास की व्यवस्था में दान दिया, उनका बहुमान हुआ, तो तुम पूछो ना महाराज साहब, ये पैसा देने वाला है, कहीं बहुमान हुआ ना? नहीं, आपकी ओर से मैं प्रश्न उठाता हूं। नहीं इमाम भाई, बराबर ना? क्या बराबर? नहीं, आप बोलो, क्या बोलो? 21 लाख रुपए का जिसने डोनेशन दिया महाराज साहब, सभी को तो आपने बुलाया नहीं, वही 21 लाख वाले को बुला करके संघ में बीच में तिलक किया। महाराज साहब, आप भी तो विशिष्ट के चाहक और विशिष्टों को आगे लेते हो, ये प्रश्न नहीं है? जैन में है कि नहीं? तो क्यों नहीं बोले अभी तक? और अभी मैं पूछना चाह रहा हूं, सच बोलो, मुझे एकदम लॉजिकली बताओ, उसने 21 लाख रखा इसलिए बहुमान किया कि दिया इसलिए बहुमान किया? माने इनका बहुमान हुआ वो पैसा रखने से हुआ कि छोड़ने से हुआ? तुम समझ गए? क्या समझे? पैसा रखने वाले का कभी बहुमान होता नहीं है। नहीं समझे तुम? क्या छोड़ने वाले का ही होता है। माने ये तो आ गया ना, विशिष्ट में से थोड़ा वापिस आया, गुरुदेव रखो रखो रखो, मैं देना चाहता हूं इसलिए। और बहनों को पूछो, सब्जी लेने के लिए जाती है, और मैं आपको बता, सब्जी लेने के लिए 2 किलो सब्जी भिंडी चाहिए, और सब्जी वाला ने बोला 100 रुपये का किलो, बराबर? और सच बोलो, मैं आपको बता, भिंडी 2 किलो कब मिलेगी? 200 रुपया होगा तब कि 200 देंगे तब? तुम बोलो यार, क्या माने सब्जी मिलती है रुपया वाले को मिलती है कि रुपया छोड़ने वाले को मिलती है? यदि इतनी आपकी खोपड़ी में बैठ जाए फिर प्रवचन की जरूरी नहीं। क्या हुआ? एनी लॉजिक? क्या हुआ? छोड़ते चलो बस, अभी ठिकाना है। एक आदमी ने किसी को बूट मार दिया था और उसने पकड़ा और जेल में ले गया। जेल में से कोर्ट में ले गया, कोर्ट में ले गया तो बूट मारा है, कोई ज्यादा कोई गंभीर अपराध नहीं था। तो जज ने बोल दिया उनको कि तूने उनको बूट मारा था, 50 रुपए की पेनल्टी लगेगी। जेब में रुपया हाथ डाला, 100 की नोट निकली और उसने जज को 50, उसने बोला जज साहब आपने क्या बोला? उसने बोला 50 का दंड 100 है, आप 1000 माफी दे दो। जज बोले मेरे पास थोड़ा छूटा पड़ा है, 50 नहीं है। तो उसने बोला आप इजाजत दे दो, दूसरा बूट मार दूं एक बार उनको।
મહાવીર તારા માર્ગથી અમે લાખો યોજન દૂર. ક્યારે જાવું તું ને ક્યાં જઈ ચડ્યા, ભવના મુસાફિર અમે ભૂલારે પડ્યા. जिस दिन से साधु बनने का तय किया और विशुद्ध बनने का प्रयास किया, तब से हमारा आनंद क्लाइमेक्स पे चला. कपड़े तो स्वच्छ चाहिए, अंतःकरण और स्वच्छ चाहिए. और यही ताकत को लेकर तो आपके सामने मर्दांगी से बैठ सकता हूं. नंबर एक बोलो, पहले नंबर का विकल्प आक्रमण. और नंबर एक, मन चाहता है आक्रमण करो, कॉन्शियस चाहता है प्रतिक्रमण करो. मन चाहता है विशिष्ट बनो और कॉन्शियस बोलता है विशुद्ध बनो. नंबर 3, मन ये कहता है कि सच्चे बनो, कॉन्शियस कहता है अच्छे बनो. मन ये कहता है सच्चे बनो, कॉन्शियस कहता है सच्चा बनेगा, मगर अच्छा नहीं बनेगा तो कैसे चलेगा. और आपके सामने बात, राइट बनो ये बात मन की है, गुड बनो ये बात कॉन्शियस की है. आप क्या चाहते हो? नहीं, आपके मन में जो भी है बोलो. राइट कैन बी बैड, wrong can be good. आपके दिमाग में नहीं बैठा तो फिर से मैं रिपीट करना है. राइट कैन बी बैड, रॉन्ग कैन बी गुड. लॉजिकली बैठा कि मैं क्लियर करूं प्रशांत भाई? क्लियर, ओके. 10 साल का लड़का भाग रहा है, आप गली के कोने पे बैठे हो और 2 मिनट के बाद वो लड़के को तुमने गली में भागते हुए देखा. लड़के को तो पूछने का समय नहीं था. और 3 मिनट के बाद वहां एक आदमी छड़ा लेके आया और इनके चेहरे को देख करके आपको लगा कि आप कुछ बोलने के लिए गए. इनके पहले उसने पूछा लड़का कहां गया. मार देने के लिए मैं निकला था, कहां गया बोलो, तुम्हें मालूम इसी रास्ते पे गया. इफ यू आर गिविंग द राइट आंसर, रिजल्ट कैन बी बैड. क्या बोलेंगे? आपने खुद ने राइट विटनेस को लेकर के आपने देखा इस गली में लड़का गया. आप यदि उनको बोलते हो इसी गली में गया, लड़के के टुकड़े टुकड़ा कर देगा, क्या होगा? क्या आप राइट बोलेंगे कि झूठ बोलेंगे? और यदि झूठ बोलने के बाद भी रिजल्ट यदि अच्छा था तो भगवान ने उनको झूठ कहा ही नहीं. भगवान महावीर की बात, प्रियम पथ्यम सत्यम सुंदरतर प्रचुते. हर सत्य बोलना नहीं है, सत्य वो होना चाहिए, प्रिय भी होना चाहिए, सत्य भी होना चाहिए और हितकारी भी तो होना चाहिए. सच बोलो, तुम्हारा परिवार क्यों टूटा? डाइवोर्स के केस किस लिए फाइल होते जा रहे मैं बताऊं? हर कोर्ट में पति और पत्नी आमने सामने होते हैं. तेरे पत्नी क्या कहती है मालूम है? मैं सच्ची हूं जज साहब. और ये पति भी है कहता है मैं सच्चा हूं. मालूम है आपको इस पत्नी ने मेरे साथ क्या व्यवहार किया? आई एम राइट. यदि दोनों सच्चे तो फिर ये डाइवोर्स की नौबत क्यों आई? क्योंकि सच्चे थे, अच्छे नहीं थे. सच बोलो, आपका आग्रह क्या, सच्चे का कि अच्छे का? बहुत गंभीर पतली भेद रेखा है, बहुत पतली. झूठ तो नहीं बोलना है, मगर सच भी वो नहीं बोलना है जो रिजल्ट में बेकार हो. गुटखा खाने से मजा आती है वो सच है, मगर कैंसर होता है इसलिए गुटखे की ना है. मजा तो आती है ना, कौन ना बोलता है? महाराज साहब ब्लू फिल्म देखने में बहुत आनंद आता है. कौन ने, किसने ना बोला? झूठ नहीं बोला, मगर रिजल्ट शायद बोलो. आपके घर की व्यवस्था क्या, जहां भी बवाल होता है वह सच्चे का कि अच्छे का? आप बोलो. संघ में, समाज में, संस्था में, परिवार में कहीं भी यदि तूफाने सिर्फ सच्चे को लेके, अच्छे के लेके कभी बवाल होते ही नहीं. आपकी एवरेज मानसिकता क्या, सच्चे की कि अच्छे की?
एवरेज आपकी मानसिकता परिवार में यदि आप किसी को टॉर्चरिंग करते हो, किसके लिए? सच्चे के लिए कि अच्छे के लिए? हाँ, क्या हुआ? बस आज से थोड़ा चेंज कर देना। हर महाराज साहब सच्ची चीज को पकड़ने के पहले चेक कर लूंगा रिजल्ट क्या है, गलत छोड़ दूंगा महाराज साहब। मान लिया उसने पेमेंट डुबाया महाराज साहब, वो खुद के सामने 5 लोगों के सामने कबूल करा दो पेमेंट लिया है कि नहीं लिया है? हाँ बोल दिया। मगर वो पेमेंट लेने के लिए तुमने जो रास्ता उठाया वो इतना बेकार था, उसने सुसाइड कर दिया। आपकी बात सच्ची थी मगर रिजल्ट बेकार आ गया, आप झूठे पुरवार हो गए। आप तैयार इनके लिए? सच्चा होगा मगर महाराज साहब अच्छा नहीं होगा, वो सच के लिए महाराज साहब हम परिवार में तो कम से कम तूफान 100% नहीं करेंगे। जिसने महाराज साहब प्रेम मुझे दिया है और जिसको मैंने खुद ने प्रेम दिया है महाराज साहब, उनकी बात मेरे लिए महाराज साहब, मेरी बात उनके लिए सच्ची होगी मगर अच्छी नहीं होगी महाराज साहब, मैं लेट गो ने करके माफ कर दूंगा। परिवार टूट गया, बाप और बेटा, माँ और बेटी, सास और बहू, देरानी जेठानी, पार्टनर, छोटा भाई बड़ा भाई, हर सच्चे के तूफान में गए काम से। मम्मी मैं सच्ची हूं और सास बोलती है झूठ मैं सच्ची हूं, कहां है? मगर दोनों सच्चे होते तो दोनों एक दूसरे से अलग क्यों गए? इस घर में मैं रह नहीं पाती। मम्मी का नेचर मुझे जमता नहीं, सूट नहीं होता है, मैं चाहती हूं, बात बराबर है। मम्मी का नेचर बराबर नहीं, बात बराबर है। मगर मैं आपको पूछना चाहता हूं, 7 साल की उम्र में मम्मी को नेचर सुधारने की बात करने वाली बहू को मैं कहना चाहता हूं कि सासुए पोतानो स्वभाव सुधारवो જોઈએ કે વહુએ સાસુનો સ્વભાવ નિભાવી લેવો જોઈએ? क्या हुआ? તમે બહુ સાસુ નથી, તમે તો જવાબ આપો यार। क्या हुआ? क्या क्या हुआ? क्या हुआ? ट्राई दोनों को नहीं, एक को ही। मैं जब से यहाँ बड़ौदा में अकेला प्रयास कर रहा हूं, आपकी तो कोई डिमांड मैंने की नहीं, करते ही रहता हूं। मैंने कभी ये कंडीशन नहीं की कि दोनों का प्रयास होना चाहिए, बस मैं बोलते रहता हूं, कभी ना कभी ठिकाना पड़ जाएगा। एक मित्र ने अपने मित्र को कहा, दोस्त यार तू मेरा फ्रेंड है, कल मेरी शादी थी, मैंने सभी को देखा, तू ही नहीं दिखाई पड़ा। उनके मित्र ने जवाब दिया कि दोस्त का दुख मैं कभी देख नहीं सकता हूं। बोल दो। और एक बात बताऊं, कई लोग मुझे पूछते हैं महाराज साहब शिविर में एज क्यों रखी? मैं बोला इनका कारण है, जिनका पास्ट कम और फ्यूचर ज्यादा, उन पर मेरा भरोसा बहुत ज्यादा है। जिनका पास्ट ज्यादा फ्यूचर कम बचा, क्या करूं इन पर मेहनत करके? क्या हुआ? जवाब मिल गया, अच्छा है। 1964 में गुरुदेव ने जो शिविर किया, वो शिविर का यही तो गोल था कि जिनका फ्यूचर ज्यादा है उन पर थोड़ी मेहनत करो। आने वाले दिनों में शासन को, संघ को, देश को, परिवार को, समाज को बचाएंगे तो वो बचाएंगे। और इसीलिए तो इस प्रयास में लगा हूं। मगर बड़ौदा के लिए मैं कितना भी प्रवचन में बोलता हूं, 1.5 महीने का, 2 महीने का ये अनुभव मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। चाहे मैं प्रवचन में व्यंग के साथ बात की, मगर बड़ौदा की जनता ने जिस ढंग से प्रवचन सुनने का एक माहौल बना, उसको देख करके कहना चाहता हूं, बड़ौदा में प्रवचन में जो भी बैठे, मुझे कोई बुढ़ा नहीं लग रहा है, सब युवान लग रहा है। ये आपको खुश करने के लिए नहीं बोलता, हृदय से बोलता। ये जो रिवॉल्यूशन
ये जो परिवर्तन मैं जहां बैठा हूं वहां आ रहा है, वो जो मैं देखता हूं, कई पिताजी मेरे पास आकर के बोलते हैं महाराज साहब वो दिन का आपका प्रवचन था ना महाराज साहब, मेरी बहू ने आकर के मेरी सास के चरण में झुक करके महाराज साहब क्षमा कर दी। ऐसे रोज 2-3 एग्जाम्पल इस बड़ौदा में मुझे मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं बदलाव नहीं है, मगर कभी एवरेज हमारी मानसिकता बिगड़ी, उनको मैं सुधारने का एक थोड़ा सा प्रयास करना चाहता हूं। नंबर 1, आक्रमण और प्रतिक्रमण। नंबर 2, विशिष्ट और विश्व। नंबर 3, सच्चे और अच्छे। मुझे थोड़ा सा जवाब आपसे चाहिए। आपका कहीं 10 लाख रुपए का पेमेंट डूबा है, जिनके बाद आपको पेमेंट लेना है वो 50 लोगों के बीच में कहता है कि आपका पेमेंट मेरे पास है और मुझे देना है। आप 20 करोड़ के शायद मालिक हो, एक्स फॉर एग्जाम्पल। आपका 10 लाख का पेमेंट यदि वो देना का प्रयास करे, उनका पूरा परिवार फ्लैट छोड़ करके 1 रूम किचन में आ जाए और समाज में उनकी हालत बहुत बिगड़ जाए, आपको खुद को ऐसी स्थिति का पता हो, आपको 10 लाख का पेमेंट ना आवे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है और उनकी पूरी जीवन व्यवस्था परिवार की डिस्टर्ब होती है, आप खुद इनके गवाह हो और आपका कॉन्शियस कहता है कि सचमुच यही बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनके 10 लाख के पेमेंट को मजे से छोड़ देंगे? समय दूं आपको? नहीं, सिंसियरली 10 लाख रुपया उनको आपका मिल जाए, आपकी लाइफस्टाइल में, बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उनको 10 लाख देने में जो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो सकती है, मे बी पॉसिबल इनकी बेटी का एंगेजमेंट भी टूट सकता है। जैसे ही समाज में पता चले आदमी रोड पे आ गया, मे बी पॉसिबल इनके बेटे की शादी भी ना हो। और आपने हर रिएक्शन आपकी आंखों के सामने चेक किया, ये सब कुछ हो सकता है। आप सामने होकर के फन करके उनको बोल सकते, दोस्त 10 लाख छोड़ दिया, मुझे 100% नहीं चाहिए। आपका 10 लाख लेना वो सच है, दिस इज राइट, मगर वो 10 लाख के पेमेंट के लिए तुम यदि तकादा कर दो तो रिजल्ट इज द बैड। तो अभी मैं आपका राइट को पकड़ेंगे कि गुड को पकड़ेंगे? आप बोल सकते दोस्त 10 लाख नहीं चाहिए, गारंटी के साथ आने वाले दिनों में 2 करोड़ का मालिक हो जाए तो भी 10 लाख नहीं चाहिए, सो नहीं चाहिए, 100, ये आपकी ताकत। आई वुड लाइक टू आस्क यू, व्हाट इज योर मेंटालिटी? राइट को पसंद करने की या गुड़ को पसंद करने की? सोच के बोलना, जल्दबाजी मत करना, आप मजाक कमेंट मत करना। मैं बहुत सिंसियर बात करना चाहता हूं। एक परिवार रास्ते पे आ सकता है आपको मालूम होने के बाद 10 लाख का पेमेंट, और वो बोलता है आप चाहते हो तो मैं देने के लिए बाउंड हूं, मगर मेरी प्रॉपर्टी, मेरा फ्लैट छोड़ के मैं झोपड़पट्टी में चला लूंगा, मेरा बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है वहां से मैं उठा लेता हूँ, सब कुछ करने के लिए खानदानी है, उनके खून के बुनबुन में आपका 1-1 रुपया देने के लिए तैयार हूं, मगर देने के बाद मेरी ये स्थिति बनती है, वो आपके सामने खुली बात कर देता है, आप मर्दानगी के साथ बोल देंगे 10 लाख छोड़ दिया दोस्त। आसान जवाब नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, व्हाई नॉट? नो कमेंट। क्या रुपया 2 ही बात, क्यों टाइम क्यों देना? नहीं, मैं हृदय से बात करूं, वाई टाइम नहीं, आप बोल दो कि दोस्त चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं।
फाइन देना, दैट मीन्स ही विल बी इन टेंशन। क्यों? मगर आपके पास 20 करोड़ में पहले बोल दिया, कोई फर्क आपकी लाइफस्टाइल को नहीं पड़ता है, मैं पहले बोल दिया। उनके 10 लाख रुपए के आपके घर में पानी नहीं आता है। नहीं क्या? हिम्मत भाई क्या नहीं मानसिकता नहीं, क्लियर करो, ना तो ना बोलो, हाँ तो बोलो कि गुरुदेव हम ये 100% ताकत पैदा कर लेंगे, या नहीं है तो ना बोलो, कोई विरोध नहीं। मैं आपको चेक करना चाहता हूं वेयर यू आर। मैं आपको बताना चाहता हूं सूरत का प्रसंग। मैंने जब मेरी पहली किताब लिख दी बिफोर 38 ईयर्स, एक ही पार्टी में 8 लाख रुपया गया था। उनके बेटे ने बाजार में आकर के कहा, पापा मालूम हुआ क्या, वो अपना 8 लाख था ना वो घर से भाग गए। माने कब? कल रात को बाजार में हमारा से पापा बाजार में चर्चा चली, वो भाग गया। पत्नी रो रही है, बेटे रो रहे और मिलता नहीं, मां कहां नहीं मिलता, कहां नहीं मिलता, पापा कहां नहीं मिलता है बाजार में। और हवा क्या है? हवा यह है कि पापा शायद वो तापी नदी में सुसाइड कर सकता है। कोई समाचार आया पेपर में? नहीं, पापा अभी तक नहीं आया। नदी में किसी ने जंप मार के मर गया, पापा आज का पेपर मैंने देख लिया, कहीं नहीं है, दैट मींस कहीं है वो। और बाप ने बोला, बेटा आप आज एक काम करे, इनके पीछे लग जा, 4 पुलिस को बुला दे, पुलिस को रोक दे, चाहे कितना भी रुपया लगे, कितना भी रुपया, मरना नहीं चाहिए, बचना ही चाहिए, तू चले जा। और जी बाबा 2 दिन में वो पुलिस ने उनको पकड़ के उनके घर पे ले गया। कहां जा रहे थे? मैंने कभी 8 लाख का तकाजा तो तुम्हें नहीं किया, पैर पकड़ लिया रोते, आपका 8 लाख का प्रश्न नहीं है, मगर जिन का देना है सब हैरान। और कल मैंने जो एक शब्द सुना, एक लड़के ने इतना बोला, तेरी पत्नी पे मैं रैप कर दूंगा, लगा कि मैं मर जाऊं। कौन था वो? आपको नहीं बताना चाहता हूं। खैर 8 लाख छोड़ देता हूं। और ऐसे कितने तेरे पेमेंट देने के बाकी बच्चा, तू बता दे कि इतने 1 नंबर के डाकू जो तेरी पत्नी पर रैप करने की बात पैसे के लिए कर सकता है, वो इनका पेमेंट कितना चुकाना बाकी है? 12 लाख रुपया। सबको बुला लिया मेरे घर पे ही, प्रशांत भाई सबको बुला लिया। और जो 1 नंबर के चोर डाकू बदमाश थे, जो पेमेंट के लिए कुछ भी बोल सकते थे, कुछ भी कर सकते, उन सबका पैसा चुका दिया। 12 लाख, 8 लाख रुपया माफ कर दिया। और इतना का दोस्त, एक बात, सुसाइड करना नहीं है, मगर एक बात करना, 5 लाख रुपया ले जा, बाजार में कल से खड़ा हो जाना, मैं तेरे पीछे हूं। है ताकत तू मेरे पास? 8 लाख छोड़ देना, 12 लाख दे देना, फिर ऊपर से 5 लाख देना, यह है प्रवचन की ताकत। मैं ये कोई यहां बैठे बैठे कथा बनाता नहीं, मैं बोलता हूं विथ एड्रेस। नंबर 3, क्या सच्चा या तो अच्छा। और नंबर 4, नंबर 1 आक्रमण और प्रतिगमन, नंबर 2 विशिष्ट और विशुद्ध, नंबर 3 सच्चे और अच्छे, नंबर 4 मन को दीवार बनने में रस है और कॉन्शियस को पुल बनने में रस है। 1 is the wall and 2 is the bridge। दोनों पत्थर के, वॉल भी पत्थर का, ब्रिज भी पत्थर का। नजदीक वालों को दूर करने का काम करे वो वॉल है, और दूर वाले को नजदीक बुला ले उनका नाम ब्रिज है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सच बोलो, आपकी मानसिकता क्या, दीवार की या वॉल की? एवरेज मानसिकता। आप जिस संस्था में हो, जिस समाज में हो, जो परिवार में हो, जो संघ में हो, आपके थोड़े पास्ट को चेक करो, बस इतना ही चेक कर लो कि आपने अभी तक जो काम किया
वो वॉल का किया या दीवार का किया। किसी को पूछने की जरूरत नहीं। अभी क्या करेंगे वो भी मत पूछो, अभी तक आपने किया क्या। जो संस्था में रहे वहां ब्रिज बन गए कि वॉल बन गए। आज आप जो परिवार में बैठे हो, आपकी पत्नी बेटे बेटी और पिताजी के साथ, वहां वॉल बने कि दीवार बने। मन वो है कि जिसको वॉल में रस है, तोड़ो, दूर करो, उनको घर से बाहर निकाल दो। कॉन्शियस कहेगा अपने ही घर के है, ले लो साथ में। चाहे कैसे भी हो, संभालेंगे, हम संभालेंगे। बरसों पहले अहमदाबाद कीर्तन नगर में, शांति नगर में मैं चातुर्मास था। देरानी और जेठानी मुझे, मैं तो पहचानता नहीं था कि दोनों बहन है, मगर वो बहन आई। महाराज साहब 28 का पचकान, 8 उपवास का, एकदम 8। बाजू में बैठी हुई बहन ने कहा, महाराज साहब मेरी देरानी है, सिद्धि तब चल रहा है और 28 का पचकान लास्ट है महाराज। बहन साता में देवगुरु बस है। अच्छा हुआ सिद्धि तो बस महाराज साहब लास्ट बारी चल रही है, बस आपके मुंह से पचकान लेना था, आ गई हूं। 2001 का चातुर्मास, और वो टाइम जो जेठानी के मुंह से शब्द निकले, महाराज साहब मेरे पूरे परिवार की आन बान और शान, ये मेरी देरानी है। महाराज साहब शादी के पहले उनके जीवन में तपस्या का एक माहौल था। मांस खमन शादी के पहले वो कर चुकी है। तेला 4 उपवास 8 उपवास सिद्धि तो बहुत कुछ करने की उनको आदत, और महाराज साहब इनकी शादी मेरे घर में हुई। करीबन 12-14 लोगों का महाराज साहब परिवार है, संपन्न परिवार और संयुक्त परिवार। सास को महाराज साहब आराम दे दिया है। हम देरानी जेठानी दोनों एक होकर के महाराज साहब ये चौका संभाल लेते और पूरे घर की व्यवस्था बनी रहती है। मगर महाराज साहब सचमुच बताऊं, शादी के दूसरे दिन मैंने मेरी देरानी को कहा, बेन एक काम करना, संयुक्त परिवार है, जिम्मेदारी चौके को संभालने की तेरी भी है तो मेरी भी है, मगर एक बात मैं तुझे कहना चाहती हूं, बड़ी बहन होकर के नवकार सिंह का पचकान बड़ी मुश्किल से मैं कर पाती हूं, तेरे जैसे तब का वैभव मेरे पास नहीं है। इस घर में आई है, तब को पूर्ण विराम मत देना, तब चालू रखना। और महाराज साहब ये तब चालू रखने के पहले मेरी देरानी ने मुझे कहा था, भाभी आपके हृदय की उदारता है, आप यह बोलती कि तब करते रहना, मगर भाभी मेरी भी एक कमजोरी की बात बताऊं, तीसरे दिन के बाद तब करते करते मैं घर का काम कुछ कर नहीं पाती हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं, संयुक्त परिवार में जिम्मेदारी दोनों की होती है, और ये मैं तब करते बस गद्दी में सो जाऊं और लोगों की साता और सुख साता पूछे रहूं, घर कौन संभालेगा। महाराज साहब मैंने मेरी देरानी को, मेरी बहन को कहा, वो चिंता तुम मत कर, शरीर अच्छा है मेरा। और अभी आज जेठानी आगे बोलने के लिए तैयार, इनके पहले वो देरानी ने बोला, महाराज साहब भाभी का बलिदान महाराज साहब शब्द में बयान नहीं कर सकते, रो रही थी। महाराज साहब इस घर में आकर के तब करती तो सब साता पूछने के लिए मुझे आते। महाराज साहब 4 बजे, सुबह 4 बजे भाभी उठ जाती है, रात को 10 बजे महाराज साहब चौके से बाहर निकल दिए। भाभी का इतना बड़ा बलिदान नहीं होता महाराज साहब, ये छोटी बहन महाराज साहब कुछ तप नहीं कर सकती महाराज साहब। और देरानी और जेठानी की जो बात चली, मैं खुद रो रहा था, मैं बोला बहन कमाल कर दी, कमाल कर दी महाराज साहब। महाराज साहब एक बात मैं बताना चाहती हूं, जेठानी ने कहा चाहे कितना भी मंदी का मॉल चला हो, मगर हमारा घर महाराज साहब टूटा नहीं, वो क्रेडिट देरानी के तब को जाती है, दूसरे किसी को नहीं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ऐसे घर बरोड़ा में कितने मिलेंगे, ऐसी देरानी और जेठानी कितनी मिलेगी,
तो ये बात कर सकती है। ये है ताकत, वाल बनने की ताकत नहीं, ब्रिज बनने की ताकत। कहां बैठे हो तुम? हर जगह तुमने बंटवारा किया, बेटे को बाप से दूर किया, मां को सास और बहू दूर हो गई, देरानी जेठानी, यही तुम्हारे पैसे ने पाप किया। और वॉल बनाने का पाप, वॉल बनाने का पाप तीन करते, तीन। यहां बैठने वाले सभी को मैं कहना चाहता हूं, एक बार अपने को ऑब्जर्व कर लीजिए। तीन के शिकार तुम बन गए, निश्चित तौर से तुम वॉल बन जाएंगे। नंबर एक, अधिकार की बात। परिवार में जिसने भी अपने अधिकार की बात की वो निश्चित तौर से वॉल बन के ही रहेगा। सास बोलेगी मेरा अधिकार, वो बोलेगी मेरा अधिकार, देरानी बोलेगी मेरा अधिकार, जेठानी, गए तुम काम से। जहां भी अधिकार बीच में आया वहां वॉल खड़ी हो गई, जहां अहंकार बीच में आया वहां भी वॉल खड़ी हो गई। नंबर एक, नंबर दो अहंकार, अधिकार, अहंकार, और नंबर तीन अलंकार। अलंकार माने संपत्ति। आप यदि अपने परिवार को वॉल बनाना नहीं चाहते हो, आप खुद वॉल बनाना नहीं चाहते हो, अधिकार, अहंकार, अलंकार तीनों को निगलेक्ट कर दो। क्या है? कभी कभी आपके घर में गोचरी में आता हूं, कभी आता था, और सच बताऊं मुझे कभी कभी वेदना ये होती थी, भगवान ने चमके तुम्हें दोनों हाथ से तुम्हें दे दिया, गाड़ी, बंगले, मोटर, संपन्न परिवार, फिर भी तुम्हारे घर में एकजुटता क्यों नहीं है? किस लिए टूट रहा है घर? बेटे का कमरा अलग, बाप का कमरा अलग, देरानी का अलग, जेठानी का अलग, भाई का अलग, क्या क्या लेकर के क्यों बेटे? भाई नॉट, सब साथ में क्यों नहीं? ऑब्जर्व करना, पता चलेगा अधिकार, अहंकार, अलंकार तीन में से कुछ एक होगा, बाकी संभवित नहीं है तुम वाल बन जाओ। हम जहां भी गए एक ही जगह दिल्ली में 4 साल रहे, और मैं बताना चाहता हूं दिल्ली वाले के विदा के समय लास्ट प्रवचन कार्तिक से पूनम में लास्ट चातुर्मास, मैंने जहां चातुर्मास परिवर्तन किया भाई 13 पंथी भाई खड़े होकर के उसने बोला, गुरुदेव आपको हम कुछ कहना चाहते हैं। बात आपने हमने 4 साल तक आपकी बात सुनी, आज आपको सुनना पड़ेगा मेरा अधिकार से बात। मैंने बोला सुनाओ। साधु की आंख में आंसू आने के लिए मजबूर कर दे ऐसा प्रेम कौन देगा? और उसने वो प्रेम दिया, मेरे साथ साधु की आंख में आंसू दे। और उसने कहा गुरुदेव एक बात सुन लो, हमने सुना है कि आप गुजरात की ओर जा रहे हो दिल्ली को छोड़ करके 4 साल के बाद, फिर भी आप सुनो, हमारे घर में भी हमारी लड़की शादी करते ससुराल जाती है, मगर मायके कभी कभी आती भी है। नहीं आपको मैं कहना चाहता, तुमने अभी नहीं समझ पाया उसने क्या कहा। गुरुदेव हम लड़की को भेजते हैं ससुराल, और कभी ना कभी वो मायके 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने 12 महीने में कभी कभी आती है। आप गुजरात जा रहे हो, हम आपका विरोध नहीं कर सकते, आपके गच्छाधिपति ने आपको ऑर्डर दिया है, आप इनके शिष्यों और मुनि भगवान तो चलते भले मानते, मगर आपको मैं एक बात कहना चाहते गुरुदेव आप गुजरात जाओ, हम आपको शुभकामना बांट रहे, भगवान आपका स्वास्थ्य अच्छा रखे, आपके द्वारा बहुत कुछ शासन के संघ के समाज के काम होते चले, मगर एक बार दिल्ली वालों की याद रखो, आप गुजरात जा रहे हो मगर गुजरात आपका मायका है और दिल्ली आपका ससुराल है, ज्यादा मत रहना, वापिस दिल्ली आ जाना। क्या क्या जवाब दिया था उसने। कोई भी लड़की मायके में ज्यादा नहीं रहती है, ज्यादा ससुराल में रहती है। गुरुदेव दिल्ली आपका ससुराल बन चुका है, ये बोलने की ताकत क्या दिया था मैंने? इधर तो सिर्फ 2 साल नहीं ऐसे शब्द मिलेंगे। क्या है यहाँ क्या होगा? 4 साल के बाद मिले, इधर तो सिर्फ 2 साल मिल जाए। हाँ कोई विरोध नहीं, ये हमारा शायद तुम्हारी फेवर वाले कुछ तुमने खिलाया लगता है।
अरे तुम ये बोलते हो कि दिल्ली ने 4 साल में जो नहीं दिया वो बड़ौदा वाला 2 साल में देंगे। आज तो भी बड़ौदा वाले की गुडविल तुमने कम कर दी। मैं तो ये कहूंगा दिल्ली में 4 साल में जो नहीं दिया वो 2 महीने में बड़ौदा ने दे दिया है। बताना बोलते कोई विरोध नहीं, आनंद अपार आनंद। प्रवचन में आता हो तो आपका जितना उत्साह होगा उससे ज्यादा तो मेरा है। क्या है? नहीं माइका नहीं है, छोड़ दे। अभी देखिए माइका बोल के बोलता कि ज्यादा मत रहना, जाओ यहां से। ये भेजना चाहते हैं, मैं भारी पड़ रहा हूं बड़ौदा में। शासन तारू अति बलु जग नहीं कोई तस सरखुरे तीमा तीमा राग घणो वादे जीम जीम जुगदे। सच बताऊं, तुम मानो मुझे विरोध नहीं। सारी दुनिया में दूसरे के पास क्या सुख है मुझे मालूम नहीं, मगर सुबह से लेकर रात तक मैं जो मस्ती मांगता हूं तो मुझे लगता है कि चक्रवर्ती भी मेरे पास भिखारी होगा। इतना आनंद पा रहा हूं। फॉर एवर फॉर एवरीवेयर मन मस्त चित्त प्रसन्न रह करके मैं चलता हूं। कोई चिंता, कोई टेंशन ना, कोई तुम्हारे पर ऐतराजी है ना तुम पर कोई तिरस्कार है। आओ, प्रेम से आओ। बस गुरुदेव ने मुझे जो दिया है, मेरी योग्यता देखे बिना गुरुदेव ने जो मुझे जम के दिया है, बस मैं सिर्फ पास ऑन कर रहा हूं, दूसरा कुछ नहीं कर रहा हूं। मगर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, संडे के दिन ये इतना खचोखच भरा हुआ पंडाल, 50 साल में पहला चातुर्मास ऐसा है मेरा कि जहां उपास से प्रवचन स्थल इतना लंबा। मगर एक अनुभव ये भी है कि 50 साल में पहला प्रसंग ऐसा है कि उपास से प्रवचन स्थल लंबा है, और 50 साल में ये भी तो पहला प्रसंग है इतना बड़ा मंडप करने के बाद भी दूसरा मंडप बनाना पड़ा, वो भी तो एक अलग है। इतना बड़ा मंडप, फिर भी एक बैठने की व्यवस्था कोई वापिस न जाए, इसलिए इस संघ ने उदारता के साथ एक दूसरा मंडप बना दिया ताकि हर एक को सुविधा से इस प्रवचन सुनने का मौका मिले। माइंड वर्सेस कॉन्शियस। आप बोलो तो मैं नतमस्तक होकर के आपको इतना कहना चाहता हूं, बचो और बचाओ। अकेले मत बचना, बचाओ। आपका पुण्य हो तो बेटे बेटी पति और पत्नी सबको बचाओ, और ज्यादा पुण्य हो तो समाज को बचाओ, और ज्यादा पुण्य संघ को बचाओ, और ज्यादा पुण्य राष्ट्र को बचाओ, और ज्यादा यदि आपका पुण्य है पूरी दुनिया को बचाओ। मगर बचाने के लिए वहां प्रयोग मत करना, खुद से प्रयोग करना। सारी दुनिया पे अटैक मत करना, खुद को पहले मन से समझा जाना। माइंड को निग्लेक्ट करो, कॉन्शियस को बोल दो। नंबर 1 आक्रमण, प्रतिक्रमण। नंबर 2 विशिष्ट, और नंबर 3 सच्चे और अच्छे। नंबर 4 वॉल और ब्रिज। प्रशांत भाई इससे 50 डिफरेंस है। आज आपके सामने मैंने 4 डिफरेंस बात रखी, 50 डिफरेंस है माइंड एंड कॉन्शियस के बीच में। समय की मर्यादा। आज का एक छोटा सा नियम, आज के दिन आपसे हो सके तो वॉल का काम, आपसे हो सके तो ब्रिज का काम कर देंगे, मगर चाहे कैसा भी हो, मगर आज के दिन के लिए हमारा वॉल तो 100% नहीं बनेंगे। आज के एक दिन का नियम, आज सभी के ऊंचे धारणा विघ्न बचका है, धारणा विघ्न बचका सागरण महत्रागण समस्यागरण वो श्री। 400 रुपये के लिए किसान के साथ बवाल करने वाले जो आदमी, मैं किस और विहार कर रहा था तब मिला था, बिना पूछे कोई नहीं मिलेगा, डबल पेनल्टी। हाँ बोलो बहन। हाँ, जामनगर की रोक के
यदि महंगाई आपको डिस्टर्ब करती है, इनका ओरिजिनल कारण क्या है? यदि महंगाई आपको डिस्टर्ब करती है तो रूट क्या है? हाँ, आप खड़े होके हाँ बोलो। आप नहीं हाँ, विशिष्ट बनने का प्रयास। आज मैंने माइंड और कॉन्शियस की जो बात की वो पीछे से 4 3 2 1 नोट में कोई देखेगा नहीं। 4 3 2 1 हाँ बोलो बेन, पीछे हाँ बोलो। दीवाल ब्रिज नहीं गए, 1 मिनट भी रुके तो गए। हाँ बोल। हाँ तू नहीं, यहाँ है। ओके राइट। ये छोटा बेटा इसलिए थोड़ा बात, हर जगह सच्चे की बात मत करो, अच्छे की भी तो बात करो। देखो यहां भी तुम्हारी खोपड़ी ठिकाने नहीं रहती। मैंने एक शब्द बोला था, मेरा प्रवचन इस ढंग से सुनो, वो किस ढंग से सुनने का मैंने आमंत्रण दिया था। बहुत साल के बाद हाथ में आया है, दर्पण की ओर से। राइट। कबीर ने कमाल को कोई मैसेज दिया था, वो मैसेज क्या था? चक्की में गेहूं के डालते वक्त कमाल ने कबीर को एक मैसेज दिया था। व्हाट वाज द मैसेज? हाँ बोलो। आवाज थोड़ो मोटो। ओके। 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई, खूंट पकड़ के जो रहा पीस सका न कोई। थोड़ी गाली नहीं दी थी मगर थोड़ी कमेंट की थी। आपकी विशिष्टता और मेरी विशिष्टता वो क्या थी? अरे बिना इनाम एक प्रश्न, हर टाइम इनाम थोड़ा मिलता है। हो गया 5 क्वेश्चन, फिर भी एक प्रश्न मेरी ओर से, और यदि इनाम चाहिए तो देने के लिए तैयार।